Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. शुभ संध्या, नमस्कार, अभिवादन। आप जुड़ गए हैं मार्केट मंत्र से, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की विषय वस्तु को अपनी समझ, सूझबूझ और अनुभव से समृद्ध करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। माननीय विशेष एसपी शर्मा जी का मार्केट मंत्र में अभिनंदन जी। थैंक यू। वार्म वेलकम डॉक्टर शर्मा। थैंक यू। चर्चा शुरू करेंगे, मगर इससे पहले आइए सुने हेडलाइंस। Benchmark domestic indices rise for the third straight session. Sensex adds over 200 points. Nifty settles at 25,935. Major Asian indices end with gains, and Goldman Sachs raises India's GDP growth forecast to 6.9% for 2026. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगातार तीसरे सत्र में बढ़त के साथ नजर आए। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा बढ़ा, निफ्टी 25,935 पर बंद हुआ। प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांक भी बढ़त के साथ बंद हुए और गोल्डमैन सैक्स ने 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. आइए श्रोताओं, रुक करें आज की पहली खबर की तरफ। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगातार तीसरे सत्र में आज मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। दोनों सूचकांक मुनाफे के साथ खुले, लेकिन गति बरकरार नहीं रख पाए। सेंसेक्स 208 अंक यानी 0.25% की बढ़त के साथ 84,274 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 68 अंक यानी 0.26% की बढ़त के साथ 25,935 पर बंद हुआ। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, closed moderately higher today, logging profits for the third consecutive session. Both indices opened on a positive note, but early gains faded as the session progressed. The Sensex advanced 208 points or 0.25% to close at 84,274, while the Nifty added 68 points or 0.26% to settle at 25,935. सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों ने मुनाफा कमाया। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इटर्नल 5.2%, टाटा स्टील 2.9% और महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.8% की तेजी रही। घाटे में रही कंपनियों के शेयर में सर्वप्रथम HCL टेक लगभग 1.9%, बजाज फाइनेंस 1.8% और भारती एयरटेल 1.1%, 4% की गिरावट आई। Among the BSE sectoral indices, 15 of the 23 sectors ended in positive territory. Among the gainers, auto rose over 1.3%, consumer discretionary jumped about 1.2%, and realty advanced more than 0.8%. Among the top drags, consumer durables as well as PSU Bank both slid 0.2%, BankX dropped almost 0.2%, and private bank index lost over 0.1%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,620 companies advanced 1,060
631 declined and 156 remained unchanged. बात करेंगे श्रोताओं अब रुपये की। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 19 पैसे मजबूत होकर 90 रुपये 58 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 96.88 पर कारोबार कर रहा था। डॉक्टर शर्मा, लगातार ये तीसरा सत्र है जिसमें हम बाजार में बढ़त देख रहे हैं। बाजार ने एक बार फिर अंगड़ाई ली है। राइट, आप सही कह रहे हैं प्राची कि बाजार अभी हमें बहुत ही स्टेबल स्थिति में दिख रहा है और मैं ये कहूंगा कि बाजार एक कंसोलिडेशन के मूड में है। हमारी डोमेस्टिक रेजिलियंस है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी, और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसको हमारी जो डोमेस्टिक रेजिलियंस है वो खूब उसका मुकाबला कर रही है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफी हाई पे है, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो या फिर पॉलिसी अनसर्टेनिटी हो या फिर फेड रेट अनसर्टेनिटी हो। काफी ऐसी हलचल है जिसमें हमारे बाजार का रुख एकदम से सुदृढ़ है और हम अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। आपने देखा कि मार्केट्स बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर रही हैं और लगभग कोई पीक के आसपास ही हैं जो हमारी मार्केट्स हैं। तो इतना ज्यादा जो मार्केट ने रिजिविनेट किया जब टैरिफ की बात हुई थी, उसके बाद फिर काफी हलचल रही, वॉलेटिलिटी रही, उसके बाद फिर मार्केट्स ने आगे एक जगह पे स्टेबल होना शुरू हुआ। और अभी जो सपोर्ट मिली मार्केट्स को, सबसे पहले सपोर्ट मिली थी जब जीएसटी के रिफॉर्म्स हुए थे, जब सरकार ने अनाउंस किया कि जीएसटी में स्लैब्स 4 से 2 कर दिए गए हैं। पहला सपोर्ट था, उत्सव मना लिया गया, बचत उत्सव। उसके बाद हमारा जो उत्सव मना, हमारा जो फेस्टिव डिमांड था वो बहुत ही प्रफुल्लित हुआ। उसके बाद सेकंड आया जब हमारा जो जीडीपी था उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। हमारा जो फर्स्ट हाफ है इसी फाइनेंशियल ईयर का, उसमें 8% का ग्रोथ आया, जो एक बहुत ही बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था। उसके बाद जो तीसरी सपोर्ट मिली, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने शुरू किए, जो हमारे डील्स हुए, जो एक हमारे ऊपर एक अनसर्टेनिटी थी, जो यूएस की तरफ से एक ट्रम्प टैरिफ लगा था, उसको हमने धीरे धीरे करके सबसाइड करना शुरू किया। हमने यूएस के साथ, यूके के साथ ट्रेड डील की पहले तो, उसके बाद फिर हमने ओमान के साथ की, फिर हमने ईयू के साथ की और फिर अभी रिसेंटली हमारा यूएस के साथ एक एग्रीमेंट होता हुआ बहुत अच्छे से दृश्य होने लगा है, जो हमें दिख रहा है कि 18% का जो है टैरिफ रहेगा। तो कुल मिला के इन सब चीजों ने मार्केट्स को एक बहुत अच्छी रेजिलियंस दी, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी को उसको अच्छे से मिटिगेट कर पा रहे हैं, एक तरीके से कोप अप कर पा रहे हैं। तो क्या आप ये अनुमान लगा पा रहे हैं कि ये सस्टेन करेगा या कुछ इसमें अभी भी उहापोह का, मतलब कि अभी भी उहापोह की सिचुएशन बनी हुई है? देखिए, ये सस्टेन करेगा क्योंकि हम बहुत ही बड़ी जो ऐसी आपदाएं हैं, कोरोना से लेके उसके बाद में जो जियो पॉलिटिक्स शुरू हुआ 2022 में, उसके बाद ऐसा सब कुछ होता रहा। कोई भी ईयर ऐसा नहीं था जो कि बहुत शांति वाला रहा हो, कुछ ना कुछ हर एक साल में हुआ है। लेकिन हमारी मार्केट ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और वो रेजिलियंस जो है वो कम होने की बजाय हर एक वर्ष वो इंक्रीज हो रही है विद द सपोर्ट ऑफ द वेरियस रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। Dr. Sharma, with FIIs recording over 2,200 crores of net equity buying recently, to what extent is the current rally in Indian markets being driven more by the foreign flows rather than the domestic fundamentals? Lekh ji, our market is now resilient on the basis of our domestic support actually. Our DIIs, our investors, our retail investors. Kind of this is a support actually. This is extra support. But we are self-sufficient now. Our high net worth individuals, our DIIs, our retail investors, they are the backbone of this market now. They are running the market. They are supporting the market. They are making it more and more resilient in the global marketplace. But FII support always comes and they boost the market, but that is not a driver of the market now. Drivers are our own domestic drivers. So we also noticed today that the Bank Nifty is trading decisively above 60,000. Does this outperformance suggest early pricing in of a domestic credit upcycle, or simple rotation into financials as a proxy for India's growth story?
I would say this is proxy for India's growth story actually, because we have now signed agreements. Our growth is significant, resilient. Our inflation trajectory is less than 2%. Our other indicators like the IIP numbers or the exports are growing significantly. So all these parameters are supporting the every sector of the Indian economy, not only the banking sector. Now the every sector is a promising sector of India's growth story, because now every road goes to Viksit Bharat. So now we are becoming more and more strong, and we are building our resilience on the basis of various announcements, though through the budget announcements or the GST reforms or the FTAs that are being signed. and improving fundamentals, external fundamentals and the internal. The same vein, the Nifty is today holding at the 25,800 support. How will the market narrative justify a clean breakout above this band in the coming week? I would say we are very near the peak all-time high numbers, and if some support comes from the US side or trade deal is signed significantly, that is already announced. So we are waiting the fine print of that deal. So if when it comes in force, I think markets will make again new highs in the coming times. You mentioned the deal will be fully finalized in the coming weeks. Yes. What are the key unresolved issues that could still delay a full-fledged? I think nothing is unresolved. Indo-US Only the FTA. signatures are left on this deal because they have agreed on the agri markets, they have agreed on the textiles or the labor-intensive products, and 18% is a good number as compared with many Asian economies, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Bangladesh. We are very good as compared with these competitive economies. So going forward, I believe this will give a great boost to the fundamentals, particularly the export segment, which is our now major driver of growth story. So Because Prachi we want would to also become... like to know which are the sectors Yes. that she Yes, should Prachi, yeah, please. invest in. Yeah. ऐसे कौन से Prachi is always lucrative about the various sectors, the promising sectors of the economy. Definitely. हाँ जी. मैं बस यही राजेश की ही बात को मैं आगे बढ़ा करके यही कह रही थी कि सेक्टर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इस समय जैसे कि आईटी दिसंबर तक बहुत अच्छा नहीं कर रहा था, और इवन अभी भी उसके बाद भी हमने देखा कि आईटी का जो सेक्टर है उसमें उतार चढ़ाव लगा रहा. तो आप ऐसे कौन से सेक्टर्स देखते हैं इस साल में कि जो अच्छा परफॉर्म करेंगे या जिनकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी? देखिए, जो इंफ्रा है हमारा सदाबहार सेक्टर है. इंफ्रा में ग्रोथ स्टोरी जो है वो 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की या 10 साल की नहीं है. दिस इज ए लॉन्ग टर्म स्टोरी टिल अवर विकसित भारत 2047. उसके बाद भी चलेगी, क्योंकि विकसित भारत हमारा फुल स्टॉप नहीं है. वी वांट टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट एंड इवन वी थिंक अबाउट द फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी after by 2050 or 60 or 70. So this story will continue. इसके अलावा जो सेक्टर्स और भी प्रॉमिसिंग है, आईटी सेक्टर की आपने बात की. आईटी सेक्टर में बहुत सारे स्विंग्स हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ये स्विंग्स धीरे धीरे शांत होंगे. जैसे ही हमारे जो मेजर प्रॉब्लमेटिक एरिया था वो यूएस इंडिया ट्रेड डील का ही था. जैसे ही अभी पीसफुली साइन होने जा रही है, इसके बाद में हम इस सेक्टर में अच्छी बढ़त देख सकते हैं. और इसके अलावा जो सेक्टर्स है, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, जिनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आया, जो डील के बाद जो बहुत इम्पैक्टेड थे, जो 60% ऑफ द टोटल ट्रेड, टोटल एक्सपोर्ट्स रिप्रेजेंट विद यूएस, वो वाले सेक्टर जो 60% का लेबर इंटेंसिव, जिसमें टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, मरीन प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब चीजें मिला के जो हमारा लगभग कोई $50-60 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, तो इसमें जो बढ़त आएगी, दीज आर ऑल्सो द प्रॉमिसिंग सेक्टर. वही अगर दूसरे हाथ पे हम टेक्सटाइल सेक्टर को देखें तो टेक्सटाइल मैंने बिल्कुल, क्योंकि हमने बजट में भी देखा कि उसके उन्नयन की बात की गई. टेक्सटाइल के ऊपर, लेदर के ऊपर और मरीन प्रोडक्ट्स के ऊपर सरकार ने बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं. और ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, इनको सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हमारे ये सेक्टर ग्रो करेंगे, दीज विल एड्रेस द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. जी, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ. भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बाद वैश्विक ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारत के विकास परिदृश्य के लिए अपने आकलन को बेहतर किया है.
इसने चालू खाते घाटे के अनुमान को कम कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने वर्ष 2026 में चालू खाता घाटे के अनुमान को घटाकर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.8% कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने विश्व वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान को 20 आधार अंक यानी 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर वार्षिक आधार पर 6.9% किया है। फर्म ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बाद भारतीय रुपये पर दबाव कम हो गया है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि भारतीय रुपया पिछले सप्ताह में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा के रूप में उभरा है। भारत की नीतिगत दर में नरमी का सिलसिला भी समाप्त हो गया है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि रिजर्व बैंक 2026 में नीतिगत रेपो रेट को 5.25% पर बिना किसी बदलाव के बनाए रखेगा। डॉक्टर शर्मा, पूर्वानुमान को घटाकर 0.8% किया गया है, क्या मायने हैं इसके, किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है? देखिए, जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो भी उसमें डेफिसिट रहता है, और जो हमारी करंट रिसीट्स एंड करंट पेमेंट्स हैं, जो उसका अंतरण होता है, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट उसको बोला जाता है। तो उसको उन्होंने कम कर दिया है। वो कम क्यों किया है? क्योंकि हमारी ट्रेड डील होने जा रही है और लगभग हो ही चुकी है, सिग्नेचर ही बाकी है मेरे ख्याल से। तो पहले ये आशंका थी कि शायद हमारा जो ट्रेड है वो आगे अच्छे से प्रफुल्लित नहीं हो पाएगा, एक्सपोर्ट्स उस तरीके से बढ़ नहीं पाएंगे। तो अभी हमारे एक्सपोर्ट्स भी तेज गति से बढ़ेंगे, जिससे कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो एक नॉर्मल ट्रेजेक्टरी में लेस देन 1% पे उन्होंने आंका है 0.8, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जिसका सीधा असर रूपी के ऊपर जाता है। इंडियन रुपए के भी रूपी के ऊपर जाता है, उसमें रूपी को रेजिलियंस मिलती है, क्योंकि अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा होगा तो रूपी के ऊपर प्रेशर आएगा। वी हैव टू पे मोर डॉलर्स टू दी फॉरेन कंट्री, तो उसका प्रेशर आएगा। तो अब जैसे ही हमने देखा कि बहुत ही कंसिस्टेंट है, आपने शुरू में ही अनाउंसमेंट किया था कि रूपी जो है वो स्ट्रेंथन हुआ है, तो रूपी को ये और स्ट्रेंथ देगा आने वाले टाइम में। और दूसरा जो इन्होंने बात की है जीडीपी नंबर्स की, जीडीपी के उन्होंने बोला कि 6.9% रहेगा, पहले इनका अनुमान था 6.7। ये कैलेंडर ईयर के लिए है, 2026 के लिए कैलेंडर ईयर के लिए बोला है, लेकिन हमारा अनुमान इससे कहीं ज्यादा है। हमारा अनुमान तो अभी हम 8% पे ग्रो कर चुके हैं फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, ये कैलेंडर ईयर का डेटा है इनका। हम 8% पे ग्रो कर चुके हैं। जो कुल अनुमान है वो 7.4% का है हमारा 2025-26 का। 26-27 का भी जो सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में दिया, दैट इज 6.8 to 7.2%। और उस अनुमान के आगे बढ़ने की भी उम्मीद है, क्योंकि उसके बाद ही हमारा जो डील है, 2 डील उसके बाद हुए, एक ईयू के साथ हुआ 27 जनवरी को, और अभी एक रिसेंटली जो अनाउंसमेंट हुआ कि 18%। इन दोनों डील्स का जो उसमें फैक्टर इन होना अभी बाकी है। मैं ये समझता हूं कि अगले अनुमान जो आएंगे लगभग कोई 7.4 या 7.5% के आसपास हमारे अगले वित्त वर्ष के लिए 2026-27 के लिए भी आ सकते हैं। So very rightly said, and my next question was related to your last line, that these are all in the interim stage, FTA with US and all. If it comes to fruition, full fruition that we're talking about, then this 6.9, as you very rightly said, could grow to 7.4 or 5 as well. And what about the currency? India is emerging as the best performing currency in the emerging market according to Goldman Sachs. What's your take on that? Yes, my take is very positive. Rupee is seen consolidating at much higher level. I believe 87-88 will be the right place for rupee in the coming times if the deal is signed successfully. So I am very much positive and very optimistic about Indian currency, because this decelerated after the US trade deal, troubles in the trade deal. Okay, what about the RBI's repo rate? Repo rate, they have already imposed status quo. Now the repo rate is 5.25%, and I think various sectors have been considered for this stability in the repo rate, because we are now less than 2% in inflation numbers. But there are uncertainties, so that's why they have kept the repo rate at 5.25%. श्रोताओं, हम बात कर रहे थे घरेलू बाजार के चढ़ते उतरते ग्राफ के बारे में। अब आगे रुख करेंगे एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ।
प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांक आज सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए। जापान का निकेई लगभग 2.3%, हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक लगभग 0.6%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.1% और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक तथा सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स दोनों में ही लगभग 0.1% की बढ़त दर्ज की गई। प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में आज कारोबार मिला जुला देखने को मिला। फ्रांस के कैक में लगभग 0.4% की बढ़त हुई और जर्मनी का डैक्स 0.3% ऊपर कारोबार कर रहा था, जबकि लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.2% नीचे आ गया। डॉक्टर शर्मा, जापान के बाजार में आज 2.3% का उछाल हमें देखने को मिला। एशिया में जापान के बाजार की अपनी ही अहमियत है। आप इस उछाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जापान काफी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहा है, क्योंकि जापान की इकोनॉमी काफी देर से स्लो डाउन में है। लेस देन 1% पे ग्रो कर रहा है काफी सालों से, और काफी सालों से तो माहौल था। यस, अभी रिफॉर्म्स की हैं उन्होंने। अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी माइनस से लेके वापस स्टेबिलिटी में लेके आए हैं। तो मैं समझता हूं कि काफी सालों के बाद जिस तरीके से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुई हैं तो ग्रोथ आना स्वाभाविक है। तो जापान की इकोनॉमी मैं समझता हूं कि अच्छे से कंसोलिडेट करेगी अब पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में, और दैट विल सपोर्ट होल एशिया, बिकॉज जापान इज अ मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी इन द एशियन रीजन। बिल्कुल सर, यही एक सबसे ज्यादा एडवांस्ड। In the US markets, Wall Street ended in a positive territory yesterday as technology stocks found their footing following last week's AI-sparked sell-off. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index rose 0.9%, the S&P 500 advanced about 0.5%, and the Dow Jones Industrial Average eked out marginal gains. Dr. Sharma, investors are now eagerly waiting for the key economic data that could shed light on the Federal Reserve's interest rate path. Yes. What is your take on that? What is your expectation from it? My expectation is good about the fundamentals of US economy, because now they are becoming rational. They have realized such kind of tariff wars. They are coming to the normal trajectory. But the inflation is a major challenge for the US economy. That has to be watched. I believe inflation will remain sticky because they have imposed high tariffs on many countries. So the impact, if they lower the numbers, the impact will slowly subside. They will face high inflation or out of control inflation, out of tolerance inflation for next few quarters. Moving on, the gold exchange traded funds, ETFs, saw a steep rise in January, with inflows in India crossing 24,000 crore rupees and exceeding those of the entire equity mutual fund segment. However, equity mutual funds inflows fell nearly 14% to 24,029 crore rupees in January from 28,054 crore rupees in December, according to data released by the Association of Mutual Funds in India, AMFI. Despite the moderation in overall equity inflows, monthly SIP contributions remained flat at 31,000 crore rupees. Within equity categories, trends were mixed. Large cap funds attracted higher inflows of 2,005 crore rupees in January, up from 1,567.4 crore rupees in December. In contrast, mid-cap funds saw inflows decline to 3,185 crore rupees from 4,176 crore rupees, while small-cap funds received 2,942 crore rupees, down from 3,824 crore rupees in the previous month. What is your take on January month, seeing the inflows in India crossing 24,000 crore rupees? Exceeding those of entire equity mutual fund segment. In ETF? ETFs. Because ETF are the major driver of the gold prices actually. Because they convert the physical assets to the financial assets. So that's why the growth is coming significantly in the ETF market. That is supporting the consumers to buy gold, to remain resilient in the economy. So they are playing, I believe, a major role in the growth of the economy or the growth of the retail investments in the gold market. Moving on, reacting to the India-United Trade
United States trade deal, Mahavir Pratap Sharma, member of the Carpet Export Promotion Council, CEPC, said the agreement has enthused the entire exporting community as they have been eagerly waiting for it. It is a great agreement. It is a mother of all agreements that everyone, the entire industry exporting community was waiting for. I think this 18% duty structure, which puts India at an advantage in comparison to other competing countries, especially thinking of US as an importing country and products like handicraft, carpets, jewelry, leather, etc., it gives us a great advantage. Moreover, member of the Indian Silk Export Promotion Council, Sheikh Ashik Ahmed, said that industry is happy as silk export falls under 0% tariff. The agreement has been widely welcomed by all exporters. As far as silk is concerned, there's a big excitement because it comes under 0% tariff. And you have to see the other perspective of this trade agreement. We are at the third position, UK, European Union, and after that third lowest is Indian tariff. That is 18. A lot of economies, they are falling after India, 19, 20, some are 30. So we have to see how our leadership will take up so that the more benefits will come for the export segment. Also talking exclusively to Akashvani News, Regional Chairman of Council for Leather Exports, Asad Iraqi, said that the reduction of tariffs on leather goods has provided significant relief. एडिशनल 18% पे जो हमारा निगोशिएट होकर नया टैरिफ आया है, इससे हम लोग को एक बहुत बड़ी आस जगी है. हमें लगता है कि ये यूएस का कारोबार रिवाइव होकर हमारा पूरा ट्रैक पे आ जाएगा, तो हम एक बहुत अच्छी विन विन सिचुएशन में आ जाएंगे. हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए हुआ है, वो हमारा एडिशनल बिजनेस होगा, जिसको हम लोग यूएस के डेंट को फिल करने की दिशा में देख रहे थे, वो हमारे लिए एडिशनल होगा, तो हमारी इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा. Dr. Sharma, one striking aspect of this trade deal is the emphasis on MSMEs, artisans, women-led entrepreneurs and employment incentive segments. What policy and institutional support inside India will be needed to ensure it? Yes, because the government is already supporting the MSMEs since the last many years, particularly from 2020. Providing them ease of doing business and various support in the credit market. So recently in the latest budget, they have announced 10,000 crore rupees champions, MSME champions fund. So that will again support the MSME trajectory because they are the growth engine of Indian economy towards Viksit Bharat. So because this trade deal was lingering because of the MSME interest and the agriculture interest only. Because they impose the tariffs on the labor-intensive products, where the MSMEs are significantly high in those segments. So I believe this trade deal is going to protect the MSMEs significantly. Ji. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading over 0.4% up at $69 and 34 cents per barrel, and WTI crude was trading 0.3% up at $64 55 cents per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24 karat gold was trading over 0.1% down at 1,58,450 rupees per 10 grams. Silver was trading more than 0.8% lower at 2,61,590 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक अप्रैल अनुबंध वाला सोना मामूली बढ़त के साथ 1,58,113 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी 0.7% घटकर 2,55,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. शर्मा जी, कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. उससे पहले एक बहुत ही अहमियत भरा सवाल है मुझे, which I want to ask Dr. Sharma. Today's pricing, are they telling you something about the market hedging behavior? In gold market? Yeah. I think gold is now in a consolidation mode. जैसे प्राची ने पूछा था मेरे से कि सोना कितना सोना है, तो मैं कहूंगा कि सोना अभी भी बहुत ही सोना है. ये कंसोलिडेट कर रहा है. इसका अभी जो रेंज शॉर्ट टर्म पीरियड, कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन इट. यस. ओके. इसका जो शॉर्टर टर्म रेंज रहेगा 140 से लेके 1,70,000 तक रहेगा. तो Thank you for being with us, Dr. Sharma. And before we close, the headlines once again. Benchmark domestic indices rise for the third straight session. Sensex adds over 200 points. Nifty settles at 25,935.
Major Asian indices end with gains, and Goldman Sachs raises India's GDP growth forecast to 6.9% for 2026. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।